सारे भैया न राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक, और अब हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के बहुत ही बेहतरीन रागनी कलाकार, राइटर, साथ के साथ में बहुत अच्छे सिंगर मास्टर लोकेश शर्मा जी। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मास्टर जी से। मास्टर जी राम राम। राम राम भाई, मेरे सभी साथियों को, दर्शकों को आपके, और बार बार मेरी तरफ से राम राम भाई। मास्टर जी ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो? हाँ, बस भगवान की कृपा है जी। परिवार में कोई कोविड की वजह से भी कोई दिक्कत, कोई हानि तो नहीं हुई? लगभग लगभग ठीक ही रहा है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मास्टर जी एक बार मैं चाहूँगा आप अपना परिचय, प्रॉपर परिचय, आप कहाँ से हो, कौन से गांव से हो, प्लीज़। एसहार जिले में हांसी दौरा उत्तर का निधाम मेरा, शशा गांव की सीम लागती ढाणी पाल से गांव मेरा, गाने और बजाने में मन दिखता राम मेरा, विनोद शास्त्री गुरु चरण में सत सत से प्रणाम मेरा। बहुत अच्छा, पहली बार मिला है ऐसा इंटरेस्टिंग परिचय देने वाला। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मास्टर जी, मास्टर जी कहते हैं आपको, तो क्या काम करते हो, क्या स्कूल टीचर हो? हाँ जी, 1997 से मैं हिंदी अध्यापक रहा और विभिन्न सरकारी सेवाओं में रहा हूँ, और उसके बाद 2013 में मुख्य अध्यापक के पद पर मेरी पदोन्नति हो गई और अब मैं मुख्य अध्यापक हूँ राजकीय विद्यालय में। तो मास्टर जी फिर तो क्वालिफिकेशन भी बता दो। एमए 5 एमए कर रखे हैं जी, और एमए के साथ फिर बीएड किया, एमएड किया, एमफिल और पीएचडी। तो डॉक्टर भी हो गए? हाँ जी। तो अब डॉक्टर कहना पसंद करोगे कि मास्टर जी कि मास्टर जी? मास्टर जी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तो जैसे भाई काफ़ी पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, आप पढ़े ज़्यादा हो, आपने इतना लंबा संघर्ष अपने पढ़ने लिखने में अपना जीवन व्यतीत करा, तो उसके साथ साथ आप रागनियों में कैसे आगे, संस्कृति के इस पड़ाव में आप कैसे घुसे हो? बिल्कुल भाई जी, जब हम डानीपाल में रहे हैं, गांव की परवरिश है मेरी, तो गांव में बहुत से, मेरे गांव में सत्संगी और भजन गाने वाली मंडलियां थी, तो उनके पास बैठते थे और धीरे धीरे गाने बजाने का शौक़ हो गया, चाव हो गया। फिर धीरे धीरे रागनी कंपटीशन भी सुनने लगे, जैसे जैसे बढ़े, साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही। मेरे पिताजी प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, उनका थोड़ा सा रुझान कम था रागनियों में, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई पढ़ाई अपनी फिर पीछे छूट जाएगी, मुख्य काम अपना पढ़ाई है। तो थोड़ा सा मैं खुल करके गायन भी नहीं कर पाया, क्योंकि पारिवारिक जो बंदिशें थी वो मेरे लिए सर्वोपरि हैं, क्योंकि जैसा परिवार चाहता है। 2 भाई हैं हम, छोटा भाई डॉक्टर है, एसएमएस जयपुर में एमबीबीएस एमडी है, और धीरे धीरे फिर अपना गाना बजाना भी जारी रखा, थोड़ा बहुत लेखन में भी अपना हाथ आजमाया है। हरियाणा साहित्य अकादमी से 2 मेरी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, हुकू की नाम से थी और एक रस सागर के नाम से। और काफ़ी हरियाणा के जो मुख्य धारा के गायक हैं, उन्होंने मेरी लिखी हुई रागनियाँ अपने मुख से गाई हैं, तो मुझे अच्छा लगता है भाई जी। स्वर्गीय श्री विनोद शास्त्री जी के शिष्य हो आप? जी, सुर्खी से मेरे गुरु जी विनोद शास्त्री जी। हालांकि मैं 2.5-3 साल ही उनके संसर्ग में रह पाया, क्योंकि 2000 में वो एक सड़क दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए थे, तो वो भी मेरे को मलाल रहा। इसलिए भी थोड़ा मेरा गायन पीछे छूट गया था, क्योंकि जब दुनिया में आपको कोई आश्रय देने वाला हो, आपको कुछ समझाने वाला हो, वो ना रहे, तो फिर थोड़ा मन उचट जाता है। तो लगभग 8-10 साल मैंने बीच में फिर नहीं गाया। जिनके मर जा वाला बात है, उनके दर दर पर वजीर, हरोड़ते फिर हम वजीर। बस वही बात है। हाँ, ये रहा है मेरे साथ, सच्चाई है इस बात। तो मास्टर जी, जैसे फिर आपने, जैसे वो आपके गुरुजी हैं वो सर्वोग सिधार गए, उसके बाद आपने गैप कर लिया, उसके तुरंत बाद ही गैप कर लिया? हाँ, लगभग तुरंत बाद ही गैप कर लिया था। यदा कदा जैसे आप जैसे किसी भाई ने बुला लिया, कोई पार्टी आई हुई है, किसी भी मंडली के साथ मिलके कोई 1 राग गा दी, 2 राग गा दी, बस इतना ही गायन रहा है। बाकी रेडियो से जुड़ गया था मैं 2003 से ही। 2003 में रेडियो का जो बीआई का है लेवल मेरा पास हो गया था। उसके बाद दूरदर्शन से भी मेरी प्रस्तुतियाँ आती, जो हरियाणा दूरदर्शन है अपना हिसार में, उससे भी प्रस्तुति आती। फिर आप दोबारा से कैसे इंटर हुए? जो इतना इंटरेस्ट था शायद उसी ने खींच लिया।
मन में तो चाह वो है जी, जो मतलब एक आदमी के दिली इच्छा है वो कभी मरती नहीं है। शौक के तौर पे मैं अपना लगा रहा, शौकिया तौर पे खुद हारमोनियम बजा लेता हूँ, बैंजो बजा लेता हूँ, और अपना बैठ करके ये छोटी सी रंगशाला बना रखी है, रियाज़ करता रहता हूँ। साथी कलाकार भी लगभग पूरे हरियाणा से ही जो मशहूर कलाकार हैं वो मतलब अनुकंपा करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो छोटे से कलाकार के पास आते हैं और हम बैठ करके फिर हरियाणवी संस्कृति की भी चर्चा करते रहते हैं, गाने बजाने की चर्चा करते हैं, सारी चर्चाएं चलती रहती हैं, सत्संग होता रहता है साथियों से। फिर शर्मा जी दोबारा से पार्टी बनाई आपने अपनी? हाँ बिल्कुल, पार्टी वैसे तो 1997 में पार्टी बना ली थी जी, और बहुत प्रयास करे हमने। वो दौर था कंपटीशन का, उस समय आदरणीय राजेंद्र खरकिया जी, रणबीर जी, मास्टर जी, सतबीर जी, पालेराम जी, ये उनका एक दौर था। सुनील दुजानिया जी, बिल्कुल। तो जब उनकी रागनियाँ सुनते थे तो एक मन में चाव होता था कि हम भी इनकी तरह कभी गाएंगे क्या, और फिर हमने गाना शुरू कर दिया और अपनी पार्टी बना करके। हमारे यहाँ इस एरिया में दिनोद कंपटीशन एक मशहूर कंपटीशन होता था, वहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में श्रोता आते थे। तो वहाँ भी मैं 2-3 बार गया हूँ दिनोद में, और 2-3 प्रस्तुतियाँ अच्छी हुई हैं, सराही भी हैं। कमेटी ने बुलाया आपको वह जे कलाकार? एक बार तो हम अपने प्रयास से ही जो गए थे, क्योंकि ये था मन में कि भाई दिनोद की स्टेज पे गाएंगे तो श्रोता वहाँ बहुत अच्छे आते हैं। बाद में उन्होंने फिर बुलाया भी, उनको अच्छा लगा तो फिर उन्होंने बुला लिया। वहाँ वो जो स्टेज है वो आपने बताया, मैंने भी सुना, काफ़ी मशहूर स्टेज है। कंपटीशन बड़े जोर के होंगे, बहुत जोर के कंपटीशन, मतलब एक दूसरे के साथ कति सिंग भिड़वाया करे, मैनू कति भिड़वाया बिना मान्या नहीं करे। तो फिर उस दौर में फंसे आप? हाँ, उस दौरान में जब हम तो नौसिखी थे, शुरुआती दौर में यही होता था, भाई आपकी 2 रागनियाँ होंगी, एक आप भजन गा दो बाबा जी का और 2 रागनियाँ गा दो, तो यही सिलसिला रहता था। फिर उधर अरोना बरोना में भी बड़ा मशहूर कंपटीशन होता था, वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ हमारा रंग काट भी हुआ है। और हरियाणा की एक बहुत ही सुरीले कलाकार जो सत्य फरमानिया जी हैं, उनसे भी हमारा बड़ा प्यार प्रेम भी रहा, और उन्होंने मार्गदर्शन भी किया, उनके साथ भी गाया है हमने कंपटीशन में जी, अरोना में। जैसे एक दूसरे के साथ रंग, अपना रंग गाना, वो अपना रंग गावें, ये दौर अपन ये लड़ाई लड़ी हैं? हाँ, और उसके बाद फिर हरियाणा के बेहतरीन कलाकार हैं भाई आज़ाद सिंह खंडा खेड़ी, उनके साथ भी मेरा 4-5 बार आमना सामना हुआ है। और वो तो कहते भी हैं कई बार कि मास्टर जी आप तो अच्छा हो गया, मास्टर जी लागे, नहीं तो बोले हमने कई बार परेशानी कराया करते तो वो मजाक मजाक में, क्योंकि हम अच्छे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, वैसे बैठ के भी हम महफिल जमा लेते हैं, कई बार गाना बजाना होता है। तो नौकरी के साथ साथ गाना थोड़ा सा अटपटा लगता है, मतलब एक फुल फ्लैज्ड वे में अगर आप गाएंगे कोई चीज़ तो वो ज़्यादा मतलब उसमें आप पारंगत हो सकते हैं। जैसे आपने साथ के साथ जॉब करी, जॉब पे आप एक एज ए स्कूल टीचर आपने काम कराया, तो कई बार वहाँ भी मौका मिल जाता था, कोई प्रोग्राम होता तो सबको पता भाई मास्टर जी शौक रखें इस चीज़ का और अच्छे भी हैं, तो वहाँ प्रस्तुति दी कदे? बिल्कुल जी, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ उन विद्यालयों में हमने खूब गाया है। हमारे अध्यापक साथी भी जैसे बार बार आग्रह करते थे भाई सुनाओ जी कुछ, हम सुनाते थे, और बच्चों को भी सिखाया है। मेरे बच्चे भी नेशनल लेवल तक गए हैं, हमारी जो ग्रुप सॉन्ग की टीमें हैं, तो उनको हम राष्ट्रीय स्तर तक लेके गए हैं। अच्छा जी, साई बंदे प्रोग्राम भी करे? हाँ, साई बंदे कार्यक्रम भी, क्योंकि जैसे प्योर कलाकार की तरीके से प्रोफेशनल? हाँ बिल्कुल जी, काफ़ी कार्यक्रम करे हैं, हरियाणा के बाहर भी किए हैं। काफ़ी कार्यक्रम याद आते हैं। सबसे पहला कार्यक्रम मेरा था औरंगाबाद में जी, महाराष्ट्र में। उस समय आदरणीय सत्य कथुरवाल जी, हरियाणा की आन बान शान, मतलब एक बहुत ही सुरीले एक बेहतरीन कलाकार। सत्य कथुरवाल मेरे को छोटे भाई की तरह मानते थे, मैं उनको गुरुजी के समान मानता था। मेरे पास बहुत आना जाना होता था, मैं हांसी शहर में रहता था, तो वो ये कहते थे भाई मैं औरों के लिए तो हो सकता हूँ 1 लाख का हूँ, आपके लिए तो भाई 2 रुपया का हूँ। माँ जी 2 का अर्थ बताओ। उस टाइम STD कॉल हुआ करती जी, 2 रुपये लगा करते कि आप एक कॉल करते हो तो हम आपके पास आ जाएंगे। वो स्कूटर लेके, मोटरसाइकिल लेके तुरंत मेरे पास आ जाते थे, हम देर तक गाते बजाते रहते थे, तो उनको आदर्श भी मानता हूँ मैं मेरा।
अच्छा जी, जैसे रंग काट का आपने जिक्र करा, जीतते भी किता है। हाँ बिल्कुल, रंगकाट ढंग से तो नहीं हुआ जैसे आजकल प्रचलन चल रहा है भाई ऊंची तर्जें गाना है या कोई धुना ऐसी गाना है। जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं हमारे कई बार हुए हैं। फेस्टिवल वगैरह। हाँ फेस्टिवल जो हुए हैं, शुरुआती बताऊं तो मैं आपको, एक उकलाना में कार्यक्रम हुआ था, उसमें हरियाणा के एक बेहतरीन युवा कलाकार हैं हमारे मुनिगर पापड़ा जी, वो भी आए थे। और एक वेद अलीपुरिया जी, एक बलजीत जी थे नहला से थे, पेटवर से, वो भी आए थे। तो सबसे पहला मेरा वो कंपटीशन था, उसमें फर्स्ट जो स्थान था वो मेरे को मिला था, और भाई मुनिगर द्वितीय रहे थे, बलजीत जी का तीसरा नंबर आया था उसमें। अच्छा, शर्मा जी, जैसे अब मुनिगर का जिक्र आया, तो जैसे ही मुनिगर का जिक्र आ जाए सुरों की बात आ जाती है। ऊंचा गाँव है, आपने उनके साथ गा के देखा, क्या आप उनके सुरों पे खरे उतरे? मुनिगर हमारा साथी है जी, हमेशा से मतलब साथ दिया है। जैसे हमने जब मंडली बनाई थी तो मेरे साथ भी लगभग 2-3 साल तक वो रहे हैं, और उन्होंने बहुत सी चीज़ें जैसे हम बैठ के डिस्कस करते थे, तो कभी कंपटीशन की भावना नहीं आई। एक जैसे जो आपसी प्यार प्रेम होता है उस ढंग से हम रहे हैं, और साथी हैं अपने। कभी रंगकाट का या इस तरह का उनके साथ वो नहीं है संयोग हुआ ऐसा। मास्टर जी, जैसे भाई जॉब करा करते तो टाइम शायद कम लग गया करता, फिर रियाज कैसे करा करते? रियाज तो सुबह उठ के करते हैं जी अपना, सुबह 4:30-5 बजे उठ जाते हैं। ये पे अलग कमरा बना रखा है, लक्ष्मी चंद का छप्पर न्यारा घेर में बहू, एक अलग से अपना ये रंगशाला बना रखी है। ना तो घर क्या देने तो सोने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, संयोग से मेरी धर्मपत्नी जी भी मेरे को मोटिवेट करती हैं, वो भी रागनियाँ सुनती हैं। तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि घर वालों ने मेरे को कोऑपरेट नहीं किया हो। हाँ, पिताजी जैसे शुरुआती दौर में थोड़ा सा ये मानते थे कि भाई जो रागनी गायन है उसमें कहीं डिट्रैक्ट ना हो जाए हम, भाई पढ़ाई हमारी दिशा से नहीं भटक जाए। हाँ, दिशा से ना भटक जाए, या कुछ नशे पते की जैसे बात सुनते हैं, भाई रागनी कलाकार हैं जो नशा पता करके गाते हैं, और ये वाजिब भी है। कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहेगा कि भी उसकी संतान में किसी तरह का अलबेला हो। तो यही था। बाकी पिताजी ने भी जब सुना भाई इनका बेटा गाता है तो उनको अच्छा लगा। आपने अंकल जी के सामने कभी उनके सामने रागनी गाई है? उनके सामने पहली बार गाई थी जी। मोट स्कूल है हमारा, पिताजी वहाँ टीचर थे, तो जो विदाई पार्टी होती है 10वीं क्लास की, उस समय मेरी शायद पहली रागनी थी। वो रेडियो में सुनते थे, अनपढ़ का ज़माना बाबू पाछा जा लिया, बड़े बड़े प्यारी रागनी, बहुत अच्छी रागनी। तो वो रागनी मैंने कई बार सुनी, सुनते ही सुनते वो याद हो गई। और फिर बच्चों में बैठ के जैसे क्लास के बच्चों में सुनाई। एक हमारे अध्यापक थे, उनको बता दिया किसी बच्चे ने कि लोकेश रागनी गाता है जी, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे से रागनी सुनी। और फिर उसी दिन वो विदाई पार्टी थी, मेरे को वहाँ भी बुला लिया कि भाई जैसे वहाँ क्लास में गाई थी वैसे गाओ। तो बड़ा मेरे लिए उस दिन मुश्किल का टाइम था, क्योंकि पिताजी भी सामने बैठे थे, पूरा स्टाफ बैठा था, और पहली बार मैं, इतने सारे बच्चे थे हॉल में रागनी गाना, मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। और ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? नहीं, ये तो था मेरे को कि कर पाऊँगा, मैं गा तो पाऊँगा, परंतु मैं बिल्कुल आत्मविस्मृत बोलते हैं जिसको, भाई भूल गया मैं सबकी में कि मेरे सामने कौन बैठा है, मैं कैसे गा रहा हूँ। मैंने उस रागनी को पूरा कराया। जब खूब ताड़ियाँ बजी तब मैं वापस उस हॉल में आया था कि मैं हाँ इस हॉल में आया हूँ। उसके बाद काफ़ी अध्यापकों ने भी पिताजी को कहा कि आवाज़ ठीक है, ये गा सकता है, इसको थोड़ा सा एनकरेज करो, मोटिवेट करो, ताकि गाए तो ये बढ़िया रहेगा। सबसे ज़्यादा मोटिवेट फिर किसने कराया? सबसे ज़्यादा मोटिवेशन गुरुजी से ही मिला। विनोद शास्त्री जी से जब मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने जो प्रतिभा थी मेरे अंदर छुपी हुई उसको पहचाना, और लेखन के लिए भी उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि भाई लोकेश लिख भी सकता है। आप पढ़े लिखे हो, आप लिख सको। हाँ, लिख सकते हैं। तो लिखना और गाना बजाना फिर चलता रहा। पहली रागनी कौन सी लिखी थी, याद है? पहली रागनी लिखी थी जी, वेदों में एक रागनी सुनी थी मैंने हरियाणा की। आज़ाद जी ETO उसके लेखक थे। वेदों में वर्णित हरियाणा की महिमा गाउन लागे, शिलालेख पर लिखा मिला इसे श्लोक बताने लागे। वो रागनी सुन के मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि भाई ऐसी ऐसी रागनियाँ भी हरियाणा के लिए ज़रूरी हैं, ताकि हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी हो। तो फिर मैंने रागनी लिखी थी,
चौकुर्दे ने चर्चे चल रहे सुथरा सीम ऐसे शमाना। ऐसे तो मज़ा नहीं आया होगा मासी जी, ये कोई बात हुई? आगे सुना। लड़ पड़ेंगे लोग। बही चौकुर्दे ने चर्चे चले सुथरा सीम शमाना, सोने का इतिहास हमारा रंगीला हरियाणा। ये रागनी मैंने लिखी थी। शर्मा जी, जब आपने ये रागनी लिखी उस टाइम पर आपकी कितनी एज थी? पवन भाई लगभग 20-22 साल की उम्र होगी। उसके बाद कंटिन्यू लिखना शुरू कर दिया? कंटिन्यू तो नहीं, जब ये जो लेखन कार्य है ना, ये अंदर की हुक है, वेदना है आदमी की। जब किसी विषय को लेकर के आपको लगता है कि आपके विचार अब तो आपका जो अंदर इतना भर गया है कि इसको निकालना पड़ा। अभिव्यक्ति चाहिए, इसको बाहर निकालना है, तो बस वो लिखा जाता है। कि अंग्रेजी के बहुत बढ़िया कवि हुए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने भी कहा है कि जो पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जब हमारी फीलिंग्स पावरफुल हो जाती हैं तो फिर ओवरफ्लो हो जाता है आदमी, फिर वो लिखेगा, और उसको लिखना भी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अति उत्तम विचार है, ज़रूरी भी है। जो अच्छी बातें जब दिमाग में आए और उसको दिमाग में लगने से पहले लिख दे तो सदा के लिए सही जी जा सके हैं। जी। तो जैसे शर्मा जी, उन टेमा में आपने बताया इतने बड़े बड़े नाम लिए रागनी कलाकारों के, राजेंद्र, सुनील मासे, पलेराम जी और मास्टर जी, बाली शर्मा जी, आज़ाद भाई शायद उस टाइम पर नहीं थे, आज़ाद थे उन टाइम पर? आज़ाद जी उस समय उनका संघर्ष का दौर था। आज़ाद जी ने गायन शुरू ही किया था, अपनी अलग पार्टी बनाई थी। उससे पहले हमने अपनी पार्टी बना ली थी जी। इन्हीं कलाकारों के साथ में कोई इंटरेस्टिंग किस्सा, कोई इंटरेस्टिंग कंपटीशन, कोई प्रोग्राम याद है आपका? इंटरेस्टिंग कहें तो बाली शर्मा जी के साथ कार्यक्रम हुआ था, एक बास कंपटीशन था, और बाली शर्मा जी के साथ जैसे काफ़ी तनातनी जिसको कहते हैं हम, दोनों को लेकर के, तर्जों को लेकर के, तो वही था, बस स्टेज की वो लड़ाई थी। बाकी मेरे आदरणीय हैं बाली शर्मा जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मास्टर जी, जैसे वो टाइम ज़बरदस्त रंगकाठ का चल रहा था, हर आदमी, हर श्रोता रंगकाठ ही सुनना पसंद करा करता, और वे धुनें, ऐसी धुनें तैयार करके लेके आओ एकदम इंटरेस्टिंग, तो उस दौर में उलझे। हाँ, बहुत धुनें हमने बनाई, मतलब कैस्टों का ज़माना था, तो शायद ही कोई कंपटीशन हम छोड़ते थे। हांसी में म्यूजिक सेंटर था एक, उससे बात कर रखी थी, जो भी नया कंपटीशन आता वो बता दिया करता, भाई आज ये मास्टर जी नया कंपटीशन आ गया, तो उसको सुनते थे फिर, और उसके ऊपर कोशिश ये करते थे कि कोई जो हमारे ये स्थापित कवि हैं उनकी अगर रागनी कोई सेट हो जाती है तो उसको सेट करें, और नहीं होती है तो फिर अपनी खुद की रचना कोई कोशिश करते थे। मतलब ये ऐसा दौर था कि उस समय ये सोचते थे भाई कोई भी धुन हमारे से छूटनी नहीं चाहिए। मास्टर जी, जैसे कलाकार जो होते हैं ना, ज़्यादातर सभी भाई पुराने कवियों की रागनी बहुत ज़्यादा गाते हैं, तो श्रोता भी ऐसे ही हो गए, वो कहते हैं मैं लक्ष्मी चंद की ये सुना, मेर सिंह की ये सुना, और उस दौरान में आप अपनी प्रस्तुति दिया करते खुद की लिखी हुई, तो कुछ विरोध भी झेलना पड़ा या लोग राज्य हार दे? ना ना, विरोध कभी नहीं झेला जी, क्योंकि हमने जिस भी कवि को गाया मन से गाया है, और सारे ही जितने कवि हैं हमारी संस्कृति के लिए योगदान है उनका। चाहे हम दादा लक्ष्मीचंद की बात करें, पंडित मांगीराम जी की बात करें, जाट मेहर सिंह की बात करें, जितने भी कवि हुए हैं, दयाचंद जी हैं, मायना वाले, सभी कवि आदरणीय हैं, और सभी की रचनाएं हमने गाई हैं। हमने कभी अपने आप को सीमित नहीं रखा कि हम तो सिर्फ बस इसी कवि के गाएंगे। सुर में कितने आपने जब गाया है, आज भी गाओ हो, सुर में अपने आप को कितना लेके जाते हो? अब आपको क्या लगता है आप कितना, कहाँ तक गा सकते हो? गाने का एक तो गहराई की बात है जी, कि हम कितना गहराई में डूब के गाते हैं, और एक ऊंचा गाने की बात है, वो शायद मेरे बस की बात इतनी नहीं रही है, क्योंकि दादा जगन्नाथ की एक रागनी है, गाना उतना ही चाहिए जितना गावनी है गलों से। छाती के तले गाया था। हाँ, छाती के तले का जो आवाज़ मालिक ने बख्शी है उसी के अनुसार रस से गाओ। कवि ने जिस भाव से उस रचना की है, अगर उसी भाव में आप डूब के गाते हो तो आप उसके साथ जस्टिस कर पाओगे, नहीं तो अन्याय होगा अगर आप ऊंचा गाएंगे। पब्लिक की हुटिंग झेली कदे? पब्लिक की हुटिंग नहीं झेली जी, पब्लिक की हुटिंग सिर्फ वाहवाही के रूप में झेली है। जब भी अच्छे कंपटीशन हुए हैं वो दौर देखा है मैंने। आजकल के जो नए कलाकार हैं शायद उनके लिए तो सपना हो जाएगा
बिल्कुल वो डले चालना और पता नहीं जलते बड़ते गोशे आना वो बड़े बड़े कंपटीशन देखे हैं जी हमने, जैसे दिनोद होता था अपने एरिया में, तिगड़ाना कंपटीशन होता था, तो शाम होता था, बरवाड़ा में एक बार कंपटीशन हुआ था, वहाँ भी मेरा रंग काट करवा दिया था। खरक से ही कलाकार हैं एक ओमपाल जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ 2-3 बार मेरा आमना सामना होया। एक बार मुंडाला में आ रहे थे, वो भी एक छठी का कार्यक्रम था, तो हम भी बिल्कुल नौ सीखिए थे, समझदारी इतनी नहीं थी, बस ये रहता था कि भाई अपनी प्रस्तुति बढ़िया दो, कलाकार कोई भी हो, मतलब उससे डरना नहीं है, और डरे नहीं जी हम। बाद में हमने सोचा हम यार कुछ महान कलाकार हैं और उनकी इज्जत भी करनी चाहिए। तो समय के अनुसार आदमी में विचार का जो तालमेल है, विचार बदलते भी हैं। तो आज मैं सोचता हूँ कि वो बचकानी सी हरकत थी, मतलब जो स्थापित कलाकार हैं उनको चैलेंज करना, उनके साथ गाना। बरवाड़ा में ऐसी तरह गा दी मैंने ओमपाल जी के आगे कि ओमपाल जी को एक कली गा के फिर कहना पड़ा ना भाई मेरे को तो नहीं आती। तो ये अच्छा नहीं था, वैसे इंटरेस्टिंग तो था, श्रोता हो सकता है, लोगों की खूब तालियां मिली और अच्छा था, बाकी अच्छा भी लगता है। बाकी अब अगर उस चीज़ को हम देखते हैं पीछे मुड़ के, तो ये लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए आपस में। एक स्वरों की लड़ाई हो सकती है, एक बढ़िया गाओ, आप अपनी प्रस्तुति अच्छी दो। अच्छा, आपने ये जो बजाना सीखा, जो सब कुछ लगभग आप हारमोनियम बेंजो वगैरह आप बजाने वाली बता रहे हो, आपने बजा के भी दिखाया था मेरे को मेरे आने के बाद, तो क्या ये चीज़ें कहाँ सीखी आपने? ये गुरुजी से ही सीखी हैं जी, आदरणीय विनोद शास्त्री जी, उनको आते थी? हाँ, वो बेंजो बजाते थे, तो उनके पास बैठ के बेंजो बजाते थे। फिर थोड़ा थोड़ा मेरे को ये लगा कि लोक संगीत की भी कुछ सीमाएं हैं, अगर हम थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत में भी अपने आप को डालेंगे तो कुछ मुर्कियाँ होती हैं, कुछ हरकतें जैसे ऐसी हैं संगीत में, वो बारीकियाँ भी ज़रूरी हैं गायन में। उससे फिर जो फील आता है गाने का, वो गहराई भी आएगी आप में। तो वो भी मैंने सरदार बेन सिंह जी आंसी में एक बहुत स्थापित शास्त्रीय कलाकार थे, उनसे मैंने हारमोनियम भी सीखा और कुछ राग भी सीखे, तो चलता रहा गाना बजाना। मास्टर जी, जैसे आप सेट हो गए थे, खूब पढ़े लिखे और पीएचडी तक आप गए, डॉक्टर तक की उपाधि आपको मिली, फिर रागनी गाना, और रागनी गाना वाला न पहले मान्या करते अगर अनपढ़ से हैं इन्हें तो बाहर काट दो, बुंडे बोलेंगे, किरा के कह देंगे। पहले था ऐसा, देखियो अब बुरा मत मानियो कि कोई रागनी कलाकार मैंने नू कहीं पाओ भाई के, पहले था कुछ ऐसा, और आप लोगों के से ही मैंने ये सुना है। तो आपने इसको कैसे हैंडल करा? देखो जी, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारा एक टीचर का रोल होता है, वो एक अलग माहौल है अपना। और जब हम रागनी गाने जाते हैं तो जब हम समुद्र में उतर गए तो फिर वो उसी रोल में हमें आना पड़ेगा, तैरना सीखा, तैरना सीखना पड़ेगा, वही बातें वही, परंतु कोशिश यही की है कि अपने सभ्यता से संस्कृति के लिए कुछ कर पाएँ, ये प्रयास किया है। तो शर्मा जी, जैसे परमानेंट गायन लाइन में शायद आप नहीं उतरे, इसी को प्रोफेशनल नहीं बनाया शायद? हाँ, प्रोफेशन तो मेरा अध्यापन है, बाकी एक शौक कह सकते हैं कि शौकिया मैं रागनी पे गाता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ। आजकल भी कोई प्रोग्राम आ जाता है स्पेशल मास्टर जियों का ही? हाँ बिल्कुल, कोई भी कार्यक्रम आ जाता है उसको मैं ये मानता हूँ कि पूरी रात गाने का सामर्थ्य भगवान ने बख्शा है, माँ सरस्वती की कृपा है। लगभग पंडित लक्ष्मीचंद जी के 10-12 किस्से मेरे को ज़बानी याद हैं, और 9-10 किस्से पंडित मांगेराम जी के भी याद हैं, और जो बाकी मुख्य धारा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं हमारे हरियाणा के, जो हमें विरासत सौंप के गए हैं इतनी बड़ी, तो लगभग सभी कवियों की 2-4 रागनियाँ मैं गाता हूँ, लिखता हूँ। खुद की कितनी कविताएं आपने खुद की, जो आपका अपना सामर्थ्य है, आपने कितना तैयार कराया? मैंने जैसा बताया आपको, 2 पुस्तकें तो मेरी प्रकाशित हुई हैं हरियाणा साहित्य अकादमी से, और कई मौक़ों पर हरियाणा के जो मुख्य धारा के कलाकार हैं उन्होंने मेरी लिखी हुई रचनाएँ भी गाई हैं। जैसे अन्नू काद्यान जी ने भी मेरी 2-3 रचनाएँ गाई हैं, और सरिता चौधरी ने भी मेरी लिखी हुई रागनी गाई है, सत्य फरमानिया जी ने गाई हैं, मुनिगर पापड़ा जी ने भी गाई हैं, और कई कलाकारों के साथ गाने का सौभाग्य रहा है। बहुत बढ़िया। तो शर्मा जी, जैसे आज जो माहौल है रागनी गायन का, आपको पर्सनली क्या लगता है, स्टेज ऊपर गया है या नीचे आया है?
देखो ट्रेंड होते हैं जी, किसी भी साहित्य में समझ लो या लोक विधा में ट्रेंड्स होते हैं। एक दौर था जब रागनी कंपटीशन अपनी चरम सीमा पे था, लोगों को आनंद आता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं मनोरंजन का ये माध्यम नहीं थे, लोगों में 100 सिर्फ किलोमीटर सुनन जा रहे थे लोग। हाँ जाया करते थे, पैदल भी जाया करते थे लोग। सांग का भी एक ट्रेंड है और रहा भी है बहुत। तो ये मतलब अपने अपने एक शैलियाँ होती हैं अलग अलग, और वो चलती रहती हैं। आजकल का जो दौर है उस दौर में मतलब आउटबर्स्ट ज़्यादा है, मतलब बहुत जैसे कलाकार यूट्यूब से सुन करके या उनकी प्रॉपर जो ट्रेनिंग कहते हैं वो तो नहीं है। बिना गुरु के चेले कह लो। यही कहेंगे कि टेप रिकॉर्डर गुरु मिले, कई ऐसे भी कहते हैं। वो टेप से ही या यूट्यूब से उन्होंने सीख लिया तो वो एक प्रकार से नकल रहेगी। अगर आप सही बारीकियां से नहीं सीखेंगे, गुरु के पास अगर आप बैठ के नहीं सीखेंगे। हमारी तो संस्कृति उपनिषद की रही है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठ के सीखना, उप मैंने पास और सीखना। हाँ, थप्पड़ खा रखे उड़ा। हाँ वो चीज़ें ज़रूरी हैं। डांटे खा रखी हैं। हाँ जब तक कलाकार ये चीज़ें नहीं करेगा तो उसको संपूर्णता नहीं मिलेगी, कहीं न कहीं कमियाँ खरेगी उसको। शर्मा जी, जैसे बाद में आने के बाद में थोड़े दिन बाद में डीजे का माहौल बहुत गर्म हो गया था। डीजे सॉन्ग काफ़ी प्रसिद्धि भी उनमें, लोगों को कई नाम बहुत टॉप के ऊपर के आए। तो क्या ऐसा भी लिखने का या ऐसा गाने का मन होया कभी? मेरा मन नहीं रहा है। मतलब डीजे के कलाकार बहुत बेहतरीन कलाकार भी हैं जिन्होंने हरियाणा की संस्कृति की धूम विदेशों तक पहुंचाई है। मैं ये नहीं मानता, कई लोग कह देते हैं ना इन नाश कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक अलग शैली है, उन्होंने इस संगीत में कुछ अपना नयापन भी दिया है। मेरा शिष्य है प्रहलाद फागना, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। वो मेरा स्टूडेंट रहा है, 9वीं 10वीं में मेरे से पढ़ा भी है और बाद में मेरे से उसने सीखा भी है, गुरु मानता है। अच्छा गाता है, कुछ सूफियाना चीज़ें भी गाता है। सुभाष फौजी हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन केडी भाई है। तुम देसी देसी मत समझ छोड़ी रहे, इस देसी का गलिया दुनिया। और इस तरह मतलब ये जो अच्छी हैं उसको हम आज भी पसंद करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ रागनी गढ़वा बेंजू वाली अच्छी हैं या सांग वाली अच्छी हैं, डीजे वाले अच्छे नहीं हैं। हाँ, जो लोग फोड़ता परोसते हैं उनका मैं विरोधी रहा हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जब समय आएगा 5-10 साल में वो सोचेंगे कि हमने क्या दिया है। अगर आप आत्ममूल्यांकन करेंगे अपना तो वो चीज़ खुद को उनको कचोटेगी, भाई मैंने ये गलत किया। वैसे जी, आपका मोटिवेट जो रहा वो किस कलाकार से सबसे ज़्यादा रहा? उसको देख के आपने बहुत कुछ सीखा, आप उनके जैसा बनना चाहते थे? सत्य कथुरवाल जी, मैंने कहा कि बहुत मैं उनको मानता हूँ कि मेरे आदर्श रहे हैं। मास्टर सतवीर जी को मैंने बहुत सुना है, कार्यक्रम भी बहुत करवाए हैं उनके, उनसे भी मेरा बहुत सानिध्य रहा है। तो इन लोगों से मैंने खूब सुना है। आज के दौर में? आज के दौर में भी जो कलाकार हैं सारे ही सुनता हूँ मैं। सारे कलाकार आजकल यूट्यूब के माध्यम से इजीली अवेलेबल हैं तो उनको सुनते रहते हैं। सारे कलाकार अच्छे हैं। आपकी कोई ऐसी कविताएं, आपकी खुद की कोई ऐसी कविताएं जो आपको गाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए, माँ के लिए सारे बेटे बराबर ही होते हैं। वो तो श्रोता की पसंद होती है अपनी अपनी, वो उसको क्या पसंद है। एक बार कोई एक मैं आपकी ही सुनना चाहूँगा, बिल्कुल तड़क भड़क सी कोई बात आपने बनाई हो, आपने खुद भी गाई और दूसरा ने भी गाई और लोगों ने बहुत ज़्यादा सराही हो, प्लीज़। गौ माता का एक भजन, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गौ माता का बहुत ऊंचा दर्जा है। एर मिश्री मेवा गऊ की सेवा, भगता का कल्याण करे, जहाँ गऊ का वास वास वहाँ खुद कृष्ण भगवान करे। हिंदू धर्म में गऊ की पूजा मानी जा से सब ते खास, जितने देवी और देवता गऊ माता में करते वास, विघ्नहारी या मंगलकारी जीवन में भरती उल्लास, भवसागर से पार उतारे बैतरणी में गऊ गरास। तीन लोक में करे सहाई या भगत जना का ध्यान करे, जहाँ गऊ का वास वास वहाँ
खुद कृष्ण भगवान करे। ऋषि दयानंद गौ रक्षा की खास मुहिम चलागे। हर फुल जाट जुलानी आले गौवां के हथे ठागे। जाटी के माँ लक्ष्मी चंद भी गौशाला खुलवागे। विनोद शास्त्री सोरखी में भजन गऊ के गागे। एक मामूली सा लोके शर्मा यो डाणी पाल गुजरान करे। जहाँ गऊ का वास वास वहाँ खुद कृष्ण भगवान करे। बहुत बढ़िया। और आपने बिल्कुल तत् की रागनी गाई। हमारे समाज में आज ये जागृति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो गौ माता है, सब चाहो तो नू है कि भाई मैं गऊ की पूजा करूँ और गऊ का नाम लूँ, गऊ माता कहूँ, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं करता मासी जी। शर्मा जी, ये सच है? सही बात है जी। समय में बहुत बदलाव आया है। हमारा जो रहन सहन है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। बाकी भगवान की कृपा से मैं अपने घर में अभी गऊ रखता हूँ। बहुत बढ़िया। गौ माता का आशीर्वाद मिलता रहता है। बहुत बढ़िया। सुबह सुबह माता जी के गौ माता के दर्शन हो से अच्छा क्या होगा। शर्मा जी, मैं एक सपोज करो, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। अगर आज आपके हाथ में बागडोर आ जाए और रागनी गायक की, रागनी गायन की, पूरे हरियाणा के रागनी गायन की, तो आप उसमें आज के दौर में क्या बदलाव करना चाहोगे अगर आपके हाथ में ये पावर हो तो? अगर मेरे हाथ में भगवान पावर देता है तो मैं ये चाहूँगा कि अच्छे अच्छे कलाकार उभर के आएँ। किसी प्रकार का जो जातिगत भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। और जो हमारी मूल संस्कृति है, हरियाणवी संस्कृति, उसका तो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। कालिदास से लेकर के सूरदास जी भी हरियाणा की भूमि के हैं। वही हमारे सिंह गांव है दिल्ली के पास, वहाँ से हुए हैं। नित्यानंद जी और दादा लक्ष्मीचंद जाट, मेहर सिंह मांगेराम जी, बाजे भगत जी, ये हरियाणा की महान विभूतियाँ हुई हैं। तो उनकी रचनाओं को भी हमें प्रकाश में लाना चाहिए। और जो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना कि अलग अलग समितियाँ बना लेते हैं, ठीक है, हमें सभी कवियों को प्रमोट करना चाहिए, उनकी रचनाएं लेके आना चाहिए, परंतु इस बात से भी बचना चाहिए कि एक को प्रमोट करने के चक्कर में हम दूसरे की काट छाट ना करें। सभी को आदरणीय मानना चाहिए। जो भी कवि है वो सभी हमारे लिए आदरणीय होने चाहिए। भाई पवन ने एक बात और भी कहना चाहूँगा मैं। अगर मेरे हाथ में कोई बागडोर आती है तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी सरकार को भी आगे बढ़ करके हमारे कलाकारों के लिए, हमारे संगीतकारों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जितने भी कलाकार हैं, संगीतकार हैं, वो बिना जोड़े के फ़कीर हैं। मैं ये मानता हूँ कि सारी उम्र अपनी वो गायन में ही लगा देते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि किसी भी स्तर पे जा कर के हमारी इससे संस्कृति का संरक्षण भी होगा और हमारी जो संस्कृति है ये आगे तक रहेगी। आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी ये कहेंगी कि हमें जो विरासत मिली है उस पर हमें फ़ख्र है, गर्व है। बिल्कुल। शर्मा जी का कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो किसी कारण से एक कलाकार की आवाज़ में कोई दिक्कत आ गई, या उसका काम तो यही है, और ये कलाकार और पहलवान कि मैं करण के भी नहीं होते हैं, जिन्हें नौकरी नाकरी मिल जाए और ये ठीक ठाक चाली जा तो मैंने लगा ठीक से है ना, ये कुछ कर भी नहीं सकते और काम जमींदारा इन भो ना और के मैं काम रेडी की तो ये ला सकते ना कि तो कंपनी फैक्ट्री में ये जाओ ना। तो सरकार ने इनके बारे में सोचना चाहिए और विशेष विचार करना चाहिए। क्यों जी शर्मा जी? बिल्कुल सही बात है। एक हिंदी के कवि की लाइन याद आती है मुझे कि जो जीवन था वो जैसी काटी वैसी काटी, अब क्या बदले नई परिपाटी। उन्होंने सारा अपना जो जीवन है, जो सुनहरी वर्ष होते हैं अपने जीवन के, वो गायन के क्षेत्र में दे दिए। तो अब वो नई चीज़ कोई सीख नहीं सकते हैं, उनका गुजारा इसी से होना है। तो सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़ करके उनका थोड़ा सा ख्याल भी करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। और शर्मा जी, जैसे आज हम हाँसी में आपके पास, आपके घर पे आपसे मिलने आए, आपसे वार्तालाप करी, आपका साक्षात्कार करा, क्या फ्यूचर में अभी जो मेरे मीडिया वाले भाई हैं
उन्होंने आप जैसे ऐसे मिल के इनके जीवन के बारे में, इनका जीवन परिचय, उनके संघर्ष के बारे में लेके आना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको भी साधुवाद देता हूँ भाई कि बहुत से ऐसे हरियाणा बड़ी प्रोडक्टिव भूमि है हमारी। हरियाणा में आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, असंख्य कवि, लेखक, गायक आपको मिलेंगे और कई तो ऐसे गुमनामी में गुजर बसर कर जाते हैं, उनको कोई जानता नहीं है। तो आप लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को उनको उजागर करना चाहिए और हमारे श्रोता जो हैं वो उनको समझें, पहचानें और उनके ऊपर फ़ख्र करें, गर्व करें। जैसे शर्मा जी आप भी लिखते हो, आप भी किसी के फेवरेट हो गए भाई, योगेश शर्मा जी बहुत ज़बरदस्त, उनकी कलम बोलती है। आपकी नज़र में आज के दौर में कोई और कवि है जिसको आप सुनना पसंद करते हो, उसकी कलम को पसंद करते हो? भाई वाह, आपके मुंह से निकल जाती है, बहुत बढ़िया। बहुत से ऐसे आधुनिक हमारे कवि हैं, लेखक हैं, जिनसे हमें खुद भी मोटिवेशन मिलता है। उनकी रचनाएं सुनते हैं तो हमें ये लगता है यार बहुत गहराई में जा कर के इन्होंने कोई शब्द का मोती बार निकाला है। आज़ाद भाई हैं खंडा खेड़ी से, बहुत अच्छा उनका जो गाने का स्टाइल है, लिखने का स्टाइल है, गजब है। सुखबीर बड़म्बा जी हैं आदरणीय हमारे, बहुत बढ़िया लिखते हैं। महेंद्र सिंह बिलोटिया जी हैं, उनकी भी रचनाएँ मैंने पढ़ी हैं, एक दो बार मिला भी हूँ उनसे मैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया कवि हैं। आप आपस में मिलते रहते हो तो विचार विमर्श होते हैं, भाई ये आप ये लिखो या ये आपने ने कैसे लिख दिया, ऐसे विचार होते हैं कई बार? बिल्कुल, जब चर्चाएं होती हैं लेखन की, संगीत की, तो उसमें वो अपनी रचनाएं सुनाते हैं, हम अपनी रचनाएं सुनाते हैं। तो उस समय कोई नुक्ताचीनी कह लो इसको या भाई सुझाव आपस में देते हैं और हमारी बातचीत होती रहती है कि भाई ये शब्द थोड़ा सा इस तरह हो जाता तो और बढ़िया होता। कैसे सोचते हो आप, ये जो बिल्कुल मणिये से पिरो देते हो, यहाँ से ये शब्द यहीं सेट होता है, कैसे ये बना पाते हो आप? पवन भाई, ये हम नहीं बनाते। मेरा तो ये मानना है कि कोई स्पिरिचुअल पावर है जो हमारे को मोटिवेट करती है अंदर से। कोई, जैसे मैंने बताया था, पोइट्री स्पॉन्टेनियस और फॉलो पावरफुल फीलिंग्स, कोई ऐसी परम सत्ता है जो वो शब्द डाल देती है और जब शब्द सही फिट आ जाता है हमारे को भी एक आनंद का अनुभव होता है, वाह भाई ये चीज़ सही बनी है, कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं रही। तो मैं ये नहीं मानता, हम तो एक सिर्फ माध्यम हैं। है कोई वो असीम कोई सत्ता है जो हमारे को मार्गदर्शन देती है और मोटिवेट करती है ताकि हम लिखने को फिर मजबूर हो जाते हैं। शर्मा जी, जैसे आपने कोई कविता लिखी, आपने कोई भी रचना करी, तो आपने तो अपनी तरफ से तो उसमें 100% दे दिया, कसर कोई छोड़ता ही नहीं, काची कौन छोड़ेगा? क्या मतलब समाज में परोसने से पहले किसी खास को अपने घर में, जैसे भाभी जी को या माता जी को, किसी खास मित्र को पहले सुनाते हो भाई आज मैंने ये चीज़ लिखी है? हाँ बिल्कुल, जो हमारे लेखक साथी हैं उनसे हम डिस्कस करते रहते हैं। हमारे गुरु के समान ही हैं कई तो। नारायण से हैं एक बहुत अच्छे कवि, देवदत्त जी देव। तो कोई भी नई रचना लिखता हूँ तो उनसे प्रोत्साहन मिलता है मेरे को। वो बताते हैं भाई लोकेश थोड़ी सी अगर और ठीक कर लेगा तो ये और अच्छी निखर जाएगी। हमारी पार्टी के सदस्य हैं, उनके आगे भी हम रखते हैं, तो उसको जब वो टेक बोलते हैं तो कई बार बता देते हैं गुरुजी से थोड़ा सा इसने न्यू कर लो, तो उनको फिर जो अगर सुझाव उनका मतलब ये लगता है कि हाँ ये बात भाई सही है तो उसको मान भी लेना चाहिए। तो उसको मान करके हम फिर उसी तरह उसी धारा में मोड़ देते हैं उसको। अच्छा, जैसे कवियों का काफ़ी झगड़ा रहता है, पुराने कवियों का हो रहा है, आप तो नए हो, भाई मेरी छाप काट ली या मेरी रागनी है या उसकी रागनी है, ऐसी सिचुएशन आपकी कविता के साथ कभी कोई छेड़छाड़ हुई? ना, मेरे को तो याद नहीं है कि मेरी कविताओं के साथ किसी ने छेड़छाड़ की हो। बाकी समाज में जब देखते हैं बहुत से कवियों की छाप काटी जाती हैं तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो छाप काटने वाले को क्या बोलोगे? बस उनको भगवान सद्बुद्धि दे। मैं तो यही कहूँगा कि वो अपने दिमाग से काम लें और किसी के बहकावे में ना आए, ना किसी कमेटी के बहकावे में आना, अपने दिल की सुने, जो सही लगा है वही करो। जो देखो अगर अज्ञानतावश कोई बात होती है, भाई मेरे को जानकारी नहीं है भाई ये रागनी किसकी है, मैंने सुन ली या मैंने किसी से लिखवा ली तो मैंने गा दी। जब उसका किसी ने विरोध किया, ये मेरे को ये ज्ञान दिया भाई ये रागनी तो आपने गलत सीख रखी है, इस रागनी को आप सुधारा, तो मेरे को अगर उसके सही प्रमाण मिलते हैं तो मेरे को वो चीज़ मान लेनी चाहिए और उसको सही लगाना चाहिए जिसकी छाप है उस हिसाब से।
शर्मा जी, कभी कोई रिक्वेस्ट आई आपके पास, भाई आपने इतनी अच्छी रागनी या ये इतनी गाई है, क्या इस पे मैं अपनी छाप लगा सकूँ? कभी कोई रिक्वेस्ट आई ना है? ना ना, ऐसी कोई रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आई। कोई किसी अपने नाम के चक्कर में कभी नहीं हुआ ऐसा? ना ना। वैसे शर्मा जी, आज आपके पास आए, यहाँ बैठे, तो आपने एक बार बीच में एक बढ़िया भजन सुनाया भी, लेकिन जब एक इतने बेहतरीन राइटर और बेहतरीन सिंगर गायक के पास हम बैठे हैं तो एक प्रस्तुति तो और बना है। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए और आपके जो फैन फॉलोइंग, आपके जो चाहने वाले हैं, उनके लिए एक कोई बढ़िया सी कविता। बिल्कुल मलिक साहब, एक मेरे गुरुजी आदरणीय विनोद शास्त्री जी की लिखी हुई एक रचना है रामायण के किस्से से। जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का दसौटा दे दिया कैकेयी रानी के वचनों में बंद करके, तो राजा दशरथ चाहते नहीं थे भाई ऐसा हो, बिल्कुल वो राजा बनाना चाहते थे। राजा बनाना चाहते थे, परंतु वचनों में बंधे होने के कारण उनको एक राजा का जो उनका उत्तरदायित्व था वो भी निभाना पड़ा। एकदम वो फैसला सुना के मूर्छित हो जाते हैं। जब होश में आए तो रानी कौशल्या भी उनके पास बैठी है, तो उसी समय की रागनी है। रानी कौशल्या वो समझाते हैं राजा दशरथ एक रागनी के माध्यम से। जो कदे कही ना आज कहूँ सू, होई कर्म की हानि, इब तड़फ तड़फ के मरना होगा, सुन कौशल्या रानी रे, सुन कौशल्या रानी। जो कदे कही ना आज कहूँ सू, ओई कर्म की हानि, तड़फ तड़फ के मरना होगा, सुन कौशल्या रानी रे, सुन कौशल्या रानी। अरे एक दिन रानी रोज की तरियां, एक दिन रानी रोज की तरियां, गया सरयू नदी किनारे, किते शेर दहाड़े किते चित्ते बोले, मन खतरा दिखे सारे, मन न्यू लाग्या कोई जंगली हाथी, यो नदी में खड़ा फौकारे, यो मद मस्ती के घमंड में फिरता, क्यों ना तीर चला के मारे रे, तीर चला मारे। अरे मेरा निशाना न्यू चुकेगा, मेरा निशाना न्यू चुकेगा, मन पहले को न जानी, तड़फ तड़फ के मरना होगा, सुन कौशल्या रानी रे, सुन कौशल्या रानी। मेरा भरम भरम में तीर छुट्या, श्रवण ने घायल कर गया, हाय हाय जब पड़ी कान में, यो ध्यान मेरा भी फिर गया, मन तड़पता पाया बालक, बेहाल देख मैं भी डर गया, मेरे मात पिता ने यो पानी प्या दे, वो इतनी कह के मर गया रे, इतनी कह के मर गया। मेरी आंख में आंसू हाथ में तुम भी, आंख में आंसू हाथ में तुम भी, मैं ठाके चाल्या पाई, तड़प तड़प के मरना होगा, सुन कौशल्या रानी रे, सुन कौशल्या रानी।
वन्यू बोले रे बेटा श्रवण, वन्यू बोले रे बेटा श्रवण, क्यों इतनी देर लगाई, तू जाने था तेरी अंधी जननी या करड़ी मरे त्यसाई। फिर मैं बोल्या मैं श्रवण को न्या न्यू सारी बात बताई। फिर इतनी सुन के उन अंध्या ने उड़े हाहाकार मचाई रे, हाहाकार मचाई। वन्यू बोले तू जिसने जन्म्या, वन्यू बोले तू जिसने जन्म्या, वह कौन थी मानस खानी, तड़प तड़प के मरना होगा रे सुन कौशल्या रानी रे, सुन कौशल्या रानी। मारा धार्मिक बेटा तन श्रवण मार्या, मारा धार्मिक बेटा श्रवण मार्या, इब दुखड़ा कौन हरेगा, वो भगवन भी ना किसी कर्म का जय तने माफ करेगा। जिस तरिया मारा बेटा बिछड़ा नू तेरा भी रुड़ा फिरेगा, तन कई जन्म ना मिले शांति, तुम्ही बूंदी मौत मरेगा रे, बूंदी मौत मरेगा। विनोद शास्त्री दिन पूरे हो गए, विनोद शास्त्री दिन पूरे हो गए, आज साची होगी बाणी, तड़प तड़प के मरना होगा सुन कौशल्या रानी रे, सुन कौशल्या रानी। जैसा कि भाई शर्मा जियों ने, मास्टर जियों ने ये गाया, बिल्कुल पूरे श्रोता यहाँ पे बैठे हुए हैं इस इंटरव्यू के दौरान, कम से कम 5-7 जने सभी रागनियों के चाहने वाले, रागनी सुनने वाले हैं। मेरा मानना रूम खड़ा कर दिया, रूम एक एक रूम। क्या बात है मास्टर जी, बहुत बढ़िया आपने गाया। और आज हम जो आपके यहाँ आए हंसी में, आपने इतना मान सम्मान प्यार प्रेम दिया, फ़ोन करते ही दोपहर हम 100 हमने ठाया नींद खराब करी, तो बिल्कुल अच्छा लगा। और भाई अपने जीवन के बारे में, अपने गुरुजियों के बारे में सभी बातें खुल के बताई, सांस्कृतिक बातें जो आजकल समाज में अच्छाई बुराई जो है सबके ऊपर हमारी चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। ऑफ कैमरा भी हमने बहुत सारी बातें करी, जो हमारी संस्कृति के बारे में बातें करी, कलाकारों के बारे में भी विचार हुए, तो बहुत अच्छा लगा। मास्टर जी आपने जो इतना समय दिया, इतना उत्तम समय दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई पवन मलिक जी। आप इसी तरह हरियाणवी संस्कृति की सेवा करते रहो, और जो भी हमारे गुमनाम या ऐसे कलाकार जिनको श्रोता हमारे नहीं जानते हैं, उनकी पहुँच तक नहीं आ पाए हैं, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप सभी साथी वहाँ इंटरव्यू लें और हमारे श्रोताओं से उनको रूबरू करवाएं। आपका बार बार तहे दिल से धन्यवाद है। बिल्कुल, जो मास्टर जियों ने जो बात कही ना, यहीं मैं एक छोटी सी बात भाई आप श्रोताओं से कहना चाहूँगा। कई बार आप कमेंट कर देते हो कलाकार क्या ख़त्म हो गए, इस दौर पहुँच गया, फलाने दौर पहुँच गया। जिनका नाम हो गया ना, जो मार्केट में आ गए और जिनकी पहुँच ऊपर तक चली गई, अच्छे कलाकार हो गए, उनके तो इंटरव्यू करो मत करो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पहले ही अपना स्टेज बना गए। लेकिन जो नए होते हैं, जो बिल्कुल आज के दौर के कलाकार हैं, और उनको स्टेज की ज़रूरत है, अगर उनको भी हम सामने लेके आए ना, तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा मोटिवेशन दिया करो,
गालियाँ और ये यो है पाया कलाकार ख़त्म हो गए, प्लीज़ ऐसे मत करा करो। देखो मत देखो वो आप लोगों की वो है, हम ज़्यादा वो भी नहीं करेंगे, आप उसको देखो, लेकिन मोटिवेशन ज़रूर दिया करो, उसको पहले ही दबाने की कोशिश मत करा करो प्लीज़। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। और मास्टर जी एक बार और थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे आपसे मिलके। और आप तो वैसे भी समाज को एक नई दिशा दे रहे हो, हिंदी विषय पे के आप टीचर हो और नए स्टूडेंट तैयार कर रहे हो, बहुत अच्छा आपसे मिल के लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, धन्यवाद। सारे भैया ने भाई मास्टर जी की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।